तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी आखिरी यूनिट पर, जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलएलपी। इसकी डिटेल समझेंगे। बहुत सारे प्रोविजन है इसके अंदर कि कैसे एलएलपी को रजिस्टर किया जाता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो वो कैसे हो सकता है, वाइंडिंग अप करना है तो कैसे होगा, कौन कौन पार्टनर बन सकता है, वो सारी की सारी डिटेल इस एक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखिए, मैंने थोड़े से नोट्स इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाले हैं आपकी मदद करने के लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं बना दिया कि भाई एक्सप्लेन द मीनिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी। देखिए, पहले मीनिंग समझते हैं इसका। मीनिंग क्या बोलता है जी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब कि एलएलपी में शॉर्ट में बोलता हूं इसको। इट्स अ पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। देखो, एक पार्टनरशिप होती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होती है, वो डिफरेंट है। ये एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जो पार्टनरशिप रजिस्टर होगी उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फॉर्म बनती है वो एक्चुअल में होती कैसी है? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक कंपनी की तरह होती है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अभी इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट को। तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी with perpetual succession, common seal and carrying limited liability। ये सारे क्या है? ये सारे एक एलएलपी के फीचर्स होते हैं। अब एलएलपी बनती कैसे है, यानी कि अगर मुझे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, मैं उसे बनाऊंगा कैसे? तो क्या बोलता है लॉ? बोलता है इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस हु आर एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर किसी बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं और वो बिजनेस लीगल होता है, तो उस एग्रीमेंट के थ्रू आप एलएलपी को क्रिएट कर सकते हो। अब जो ये एग्रीमेंट होता है, इट हैज टू बी इन रिटर्न और इन राइटिंग एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड। तो ये एग्रीमेंट होता है, ये रिटर्न में होगा और ये रजिस्टर भी आपको करवाना पड़ेगा। एंड दिस एग्रीमेंट विल कंटेन ऑल द डिटेल्स, यानी कि पार्टनर्स की क्या ऑब्लिगेशन है, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है, किसकी किसका क्या राइट है, वो सारी की सारी डिटेल आपको उस एग्रीमेंट के अंदर मिलने वाली है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी। सबसे पहला फीचर है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इट इज अ लीगल एंटिटी। कानून की नजरों में उसकी एक अपनी इमेज है, अपनी एक पहचान है। एंड नॉट ओनली अ लीगल एंटिटी बट इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड अ कॉमन सील विद कैपेसिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी, sue and be sued on its own name। यानी कि ये जो एलएलपी होती है, इसके पास अपनी ये कॉमन सील होती है। ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, या कोई और इंसान भी इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर एलएलपी एक्ट। तो जैसे कंपनी होती है ना एक बॉडी कॉर्पोरेट, वो केस फाइल कर सकती है, उसके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, एक कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, डिट्टो वैसे ही एलएलपी भी सारे के सारे काम कर सकती है, बिकॉज एज पर एलएलपी एक्ट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि एलएलपी की अपनी एक अलग लीगल पहचान है, अपनी एक लीगल एंटिटी है। तो लायबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन टू एलएलपी। नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स और मिसकंडक्ट। देखिए, जैसा हेडिंग बोलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ इतनी है जितना उनका उस कंपनी के अंदर एलएलपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, और कभी भी कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर के द्वारा किए गए इलीगल एक्ट के लिए लायबल नहीं हो सकता। जितने भी ऐसे लोग होंगे जिनको एलएलपी से पैसे लेने हैं, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं क्रेडिटर्स की, तो वो क्या कर सकते हैं? वो एलएलपी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, ना कि किसी पार्टनर के खिलाफ पर्सनली। तो एलएलपी वुड बी लायबल फॉर ऑल इट्स एक्टिविटीज, ऑल इट्स डेट। थर्ड सॉरी थर्ड आता है एलएलपी की अपनी एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो इसके पार्टनर्स होते हैं वो रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए, पागल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलएलपी एज इट इज कंटिन्यू रहती है। चौथा पॉइंट होता है पार्टनर्स ऑफ एलएलपी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। भाई, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उस एलएलपी के अंदर, उतने तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है।
तो जितना भी ऑब्लिगेशन है वो पार्टनर का नहीं होगा, वो सारा की सारा रहेगा एलएलपी का। पार्टनर की सिर्फ लायबिलिटी उतनी रहेगी जितना उनका कंट्रीब्यूशन उस कंपनी के अंदर है। एंड जितनी भी ऑब्लिगेशन होती है ना एलएलपी की, इट विल बी सेटल्ड आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलएलपी एंड नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एलएलपी की प्रॉपर्टी से पेमेंट की जाती है इसके अंदर। लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की, इट शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट, फ्रॉड या नेग्लिजेंस कमिटेड बाय देम। भाई यानी कि अगर किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो फिर तो वो पर्सनली लायबल होगा, उसके उसकी प्रॉपर्टी बेचकर भी पेमेंट निकलवाई जा सकती है। अदरवाइज उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना उसका कंट्रीब्यूशन है। पांचवा पॉइंट आता है डेजिग्नेटेड मेंबर्स। एलएलपी के अंदर एटलीस्ट 2 पार्टनर होते हैं एंड इट शैल आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो 2 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है, इसका अलग से भी टॉपिक आएगा बाद में, ठीक है। आउट ऑफ दीज 2, मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनमें से 2 में से एक शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। If number of designated members falls below 2, then every member will automatically be deemed to be a designated member. तो 2 पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड मेंबर होने चाहिए। अगर डेजिग्नेटेड मेंबर में से एक को कुछ हो जाता है तो क्योंकि कम से कम 2 चाहिए, तो जो बाकी पार्टनर है वो ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिए जाएंगे। अकाउंटिंग एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है एलएलपी की? हर एलएलपी के लिए जरूरी है कि वो अपने अकाउंट मेंटेन करे, ठीक है। अपना एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स, चेंजेस इन ओनरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर साल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवानी जरूरी है। और जो एलएलपी के अकाउंट्स होते हैं वो बकायदा ऑडिट करवाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, कभी भी वो एलएलपी के रिकॉर्ड्स को चेक करवा सकती है। 7वां पॉइंट आता है कन्वर्जन इनटू एलएलपी, यानी कि अगर कोई ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्या वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? आंसर इज यस। बट हाँ, एलएलपी के एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे जब कन्वर्जन करवाना है। इन सच अ केसेस द अर्ली एंटिटी इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड एंड द एलएलपी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस विद अ न्यू नेम। ऑब्वियसली अगर आपकी पार्टनरशिप और आप चाहते हो एलएलपी में कन्वर्ट करना, तो पार्टनरशिप थोड़ी चलेगी, अब पार्टनरशिप पुरानी वाली खत्म हो जाएगी, एक नया एग्रीमेंट बनेगा, एलएलपी के अंदर आप उसको रजिस्टर करेंगे एंड देन यू विल हैव एन एंटिटी अंडर एलएलपी एक्ट। 8वां पॉइंट है वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। एलएलपी को बंद कैसे करना है? भाई जो लीगल प्रोसीजर है एक्ट के अंदर, ऑब्वियसली आपको उसके हिसाब से बंद करना है। इट कैन बी वाउंड अप ईदर वॉलंटरली और बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि अपनी मर्जी से कर सकते हैं या एज अ ट्रिब्यूनल की तरफ से आपको ऑर्डर मिल सकता है उसे बंद करने का, ठीक है। और जब बंद करी जाती है तो गवर्नमेंट एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है, मतलब एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जो सारे के सारे एसेट वगैरह को बेचता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है और कुल मिलाकर एलएलपी की सारी सेटलमेंट वो करता है। 9 पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज इंटरनल, यानी कि बिजनेस कौन मैनेज करेगा? बिजनेस मैनेज करेंगे सारे के सारे पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। हाउएवर द लीगल कंप्लायंसेस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वुड बी रिस्पांसिबल, यानी कि कोई अगर लीगल कंप्लायंस है तो उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एप्लीकेबल होंगे, मतलब कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी इसमें बनती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टैक्सेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी का टैक्सेशन का क्या सिस्टम है? एलएलपी एक्ट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन, यानी कि लीगल सॉरी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर तो टैक्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो सिंपल क्या होगा भाई, जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है इंडिया के अंदर वो एप्लीकेबल हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 11वां पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर का। एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा, जैसे नॉर्मली कंपनीज का होता है, ठीक है। बट इफ एलएलपी कमेंसेस बिजनेस आफ्टर 30 सितंबर, देन फाइनेंशियल ईयर कम्स टू एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो कुल मिलाकर समझना क्या है, आप स्टार्ट तो कभी भी कर सकते हो एलएलपी, बट जो एंड होगा उसका वो होगा 31 मार्च को ही। अब बात करते हैं What is the short note? I mean, write a short note on limited liability partnership agreement. तो limited liability partnership agreement क्या होता है? जैसे आप लोगों को याद होगा कि नॉर्मल जो पार्टनरशिप बनती है उसके अंदर भी तो एक एग्रीमेंट किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जब एंटर करते हैं लोग तो उसके अंदर भी वो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं।
अब एग्रीमेंट क्या बताएगा? इट विल डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एलएलपी। तो कुल मिलाकर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबके राइट क्या है, उन सबकी ड्यूटीज क्या है, वो सब उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट को आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है एज पर सेक्शन 23। ठीक है, एंड जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टनर्स के, दे शैल बी गवर्न्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। यानी कि जो एग्रीमेंट में आपने चीजें लिखी हैं वो एग्रीमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और पार्टनर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अब जब आपने एलएलपी को बना लिया तो 30 दिन के अंदर आपको ये एग्रीमेंट आरओसी के पास, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहां पर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलएलपी एग्रीमेंट इज मस्ट एंड इट सर्व्स एज अ बेसिक डॉक्यूमेंट टू सर्टेन एक्सटेंट। यानी कि जैसे आपको याद है पार्टनरशिप में या कंपनीज में सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, ऐसे ही ना एलएलपी के अंदर जो एग्रीमेंट है वो एमओए और एओए का काम करता है। और किसी भी तरह का चेंज अगर आपको अपने एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर करना है तो आरओसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप में से कोई भी किसी भी एलएलपी का ये जो एग्रीमेंट होता है इट कैन बी टेकन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एलएलपी एग्रीमेंट बनाना इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको जी फॉर्मल एक एलएलपी एग्रीमेंट क्रिएट ही करना है, बट करना चाहिए। जैसे हमने पार्टनरशिप बोला था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना जरूरी नहीं है बट बनाना चाहिए, ताकि अगर कभी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो सेटल कैसे करोगे। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है तो सेटलमेंट में आसानी हो जाती है। ठीक है, हाउ एलएलपी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। एलएलपी को कैसे बनाते हैं, क्या उसका तरीका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें फाइल करने पड़ते हैं। तो सेक्शन जो एक्ट है वो 2008 में बना गया था। उसने क्या बोला जी कि 2 or more persons associated for carrying on a lawful business to earn profits shall subscribe their names to an incorporation document। यानी कि दो लोग लॉफुल बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए एलएलपी एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। जो भी ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा वो एक प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जमा करोगे। कौन से रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है? जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तीसरा काम आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मेड बाय ईदर एन एडवोकेट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी बंदा एक स्टेटमेंट फिल करेगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर आपके एलएलपी के एग्रीमेंट के साथ, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर सबमिट करनी पड़ेगी और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी और डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं जी? दे मे बी इन अ फॉर्म व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, जिसमें आपका एलएलपी का नाम मेंशन होगा, आप एलएलपी का क्या बिजनेस करेंगे वो लिखेंगे उसके अंदर, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा वो मेंशन करेंगे, जितने भी लोग उस एलएलपी के साथ अटैच्ड है मतलब कि पार्टनर्स, उनका नाम, उनका एड्रेस, वो सारी की सारी डिटेल वहां पर जाएगी। ठीक है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनकी डिटेल जाएगी साथ में, और उसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एलएलपी एक्ट बोलता है जानी चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी उस फॉर्म के साथ सबमिट होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। अब क्या हुआ, जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिए, अब आरओसी क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट आपने चेक करेगा। ठीक है, वो चेक करेगा भाई सारे डॉक्यूमेंट एज पर लॉ है कि नहीं है। अगर उसे लगा कि सारे डॉक्यूमेंट एज पर लॉ बनाए गए हैं, कानून के हिसाब से सारे सही हैं, तो वो क्या करेगा, ही विल रजिस्टर एलएलपी विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो 14 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा एक सर्टिफिकेट इशू होगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और सर्टिफिकेट क्या है, इट्स ए प्रूफ। किस चीज का प्रूफ, कि एलएलपी का बर्थ हो चुका है। तो सर्टिफिकेट इज द एलएलपी's बर्थ सर्टिफिकेट। Now the registrar shall enter LLP's name in the register of LLPs and shall assign LLP identification number। ठीक है, तो जब सब कुछ हो गया भाई, उसको लगा सब कुछ ठीक ठाक है, तो बस 14 दिन के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट का प्रूफ है, वो प्रूफ बन जाता है कि भी आप एलएलपी का मतलब कि बर्थ हो चुका है, एलएलपी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया है तो एलएलपी बनने के बाद 30 दिन के अंदर आपको वो एलएलपी एग्रीमेंट भी आरओसी के पास जमा करना पड़ता है। और अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया
then Schedule 1 of LLP Act shall be applicable automatically. अगला टॉपिक लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। यानी कि जब एलएलपी रजिस्टर हो गई तो उससे क्या होगा। देखो हमने अभी पढ़ा, जब एलएलपी रजिस्टर हो जाती है तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है ना। वो सर्टिफिकेट अपने आप में एक प्रूफ है दैट एलएलपी इज नाउ अ बॉडी कॉर्पोरेट, हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। अब जैसे ही एलएलपी को अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, इसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं। पहला, नाउ एलएलपी बाय इट्स नेम क्या क्या कर सकती है, किसी पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, कोई और बंदा भी इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। दूसरा, ऑल मूवेबल और इमूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड, ओन्ड, हेल्ड, डेवलप्ड बाय एलएलपी। तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, उसका अपना एक कॉमन सील होगा, कोई भी लॉफुल एक्ट कर सकती है लाइक एनी अदर कंपनी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट बनने के बाद ये सारे के सारे काम एक एलएलपी इजीली कर सकती है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर एलएलपी ने कुछ ऐसे एग्रीमेंट करे हैं जो उसके बनने से पहले किए गए थे, तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन एलएलपी। तो एलएलपी के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होंगे। हाँ, ये एलएलपी की मर्जी है कि बनने के बाद अगर वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट जो बनने से पहले किए गए हैं उनको वो एक्सेप्ट करती है, देन इट इज ओके। अदरवाइज वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो एलएलपी के ऊपर मान्य नहीं होंगे, मतलब वैलिड नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी ओनली, नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने भी एलएलपी के अंदर पार्टनर्स होते हैं, क्या वो सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं, क्या वो बाकी पार्टनर्स के लिए एज एन एजेंट काम नहीं करते हैं। आप सुनिए क्या रूल है इसके अंदर, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ एलएलपी, यानी कि नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। तो किसी पार्टनर ने कोई गलत काम किया, कोई अनऑथराइज्ड एक्ट किया, काम किया और वो उसकी पावर के अगेंस्ट है, पावर से बाहर उसने काम कर दिया, तो बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे। ठीक है, मोरओवर एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय और एनीथिंग डन बाय ए पार्टनर व्हाइल डीलिंग विद अनदर पर्सन इफ, यानी कि ना तो पार्टनर लायबल होंगे ना एलएलपी लायबल होगा। अगर किसी पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया है जिसको करने की उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, एंड द पर्सन जिसके साथ उसने डील करी है उसे पता है कि इस पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी उस बंदे ने उस पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो फिर भाई ना तो एलएलपी लायबल होगी ना एलएलपी के बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे। ठीक है, बट हाँ, कोई और अगर एक्ट है जो पार्टनर्स ने अपनी अथॉरिटी के अंदर अंदर किया है, लीगल तरीके से किया है, तो भाई एलएलपी पूरी तरह से उसके लिए लायबल होगी। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड ऑन द ग्राउंड व्हाटसोएवर। यानी कि एक बार ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर बन गया तो फिर भाई आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि वो वैलिड है या वो वैलिड नहीं है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ऑफ एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, कहता है जो सर्टिफिकेट बन गया ना एक बारी, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट एलएलपी इज ड्यूली रजिस्टर्ड नाउ एज पर द नेम स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंट। अब एलएलपी बन चुकी है और जैसे ही ये सर्टिफिकेट इशू हो गया, नथिंग इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू एज टू द रेगुलरिटी ऑफ द प्रायर प्रोसीडिंग्स। तो आप भैया एलएलपी पे इंक्वायरी करने का कोई तुक नहीं बनता, एलएलपी अब रजिस्टर हो चुकी है। और देखिए, इवन दो सिग्नेटरीज टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बी ऑल इन्फेंट्स or their signatures come out to be forged once certificate issued, यानी कि जो एलएलपी एग्रीमेंट पे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए गए वो फोर्ज थे, वो फर्जी सिग्नेचर थे, बच्चों ने उसके ऊपर साइन कर दिए, एक बार ही अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया एलएलपी का, तो फिर एलएलपी की एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार के पास भी पावर नहीं है उसको रिवोक करने की या उसको कैंसिल करने की। ठीक है, तो भाई जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर उसके ऊपर फेथ किया, उसके ऊपर काम करा है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना ठीक नहीं होगा। बट हाँ, इफ एलएलपी हैविंग सम इलीगल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन रजिस्टर्ड, देन इलीगल ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बिकम लीगल बाय इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है आप गलत काम करोगे तो भी अलाउड है सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं है। तो लीगल काम करने के लिए अगर सर्टिफिकेट इशू हो गया, देन इट इज अ प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट, आप उसकी एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एंड द सर्टिफिकेट वुड बी ऑल द सेम कंक्लूसिव एंड रेमेडी
इन सच अ केस वुड बी टू वाइंडिंग अप द LLP। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है हमारा, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। भाई आज आपने रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लिया दिल्ली में, कल आपका मन करता नहीं यार मैं ना यूपी में जाऊंगा, फिर आप सोचते हो नहीं यार हरियाणा में खोलते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखिए पहला पॉइंट, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। पहला पॉइंट क्या बोलता है, where the LLP agreement does not provide for such procedure। अगर LLP agreement के अंदर प्रोसीजर है तो भाई LLP agreement का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बट अगर LLP agreement के अंदर प्रोसीजर ही नहीं है तो क्या करना है, सबसे पहले कंसेंट लेनी है सारे पार्टनर्स की। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने आपको लोन दिया है किसी सिक्योरिटी पे, उनकी भी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा, LLP को एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 21 दिन पहले, before filing notice of change in form 15 with registrar in a daily newspaper published in English and a local newspaper। तो नोटिस ऑफ चेंज आरओसी में देने से पहले 21 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अखबार में निकलवाना पड़ेगा कि भाई हम ना अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं। उसके अलावा इन केस ऑफ चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही, जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं, मुझे फरीदाबाद से सपोज कहां जाना है, मुझे गुड़गांव जाना है, तो मैं विद इन हरियाणा चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, इस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, LLP shall file a notice in form 15 annexed to LLP rules with the registrar। एक नोटिस फाइल करेंगे फॉर्म 15 में रजिस्ट्रार के पास, जहां पर LLP proposes to shift its registered office with a copy thereof for the information to the registrar under whose jurisdiction the registered office is proposed to be shifted। तो सिंपल सा मतलब है, आपको जिस शहर में जाना है वहां के आरओसी के पास भी, और जिस शहर से जाना है आपको वहां के आरओसी के पास, दोनों के पास आपको फॉर्म 15 जमा करना होगा। सिंपल सा तरीका ये है शिफ्ट करने का। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको क्या करना है, नोटिस ऑफ change of place of registered office shall be filed with the registrar in the form 15 within 30 days of complying the procedural requirements along with requisite filing fee। The change shall take effect only after such filing। यानी कि अगर आपका ऑफिस चेंज हो गया है तो आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस फाइल करना है, एक इंफॉर्मेशन देनी है रजिस्टर्ड ऑफिस में, और अपनी प्रॉपर जो भी फीस होगी उसकी चेंज करने की वो फीस आपको डिपॉजिट करनी है। अब ये जो फॉर्म 15 आपको जमा करना है आरओसी के ऑफिस में, कौन साइन करेगा, फॉर्म 15 शैल बी साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, या एक सीए मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उस डॉक्यूमेंट को फाइल करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ LLP। एडवांटेजेस देखो, ये फीचर्स है, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, फीचर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी बात हो गई हमारी, यानी कि LLP अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है, कोई उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, LLP अपने नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, उनका जितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितना उनका उसमें शेयर है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है कि मिनिमम इतने पैसे लगाओ, आपकी मर्जी है कितने से शुरू करिए। फ्रीडम है ऑपरेशंस की, अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को चलाइए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, बट हाँ सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके से काम करिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना ही बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंसेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कंप्लायंसेस एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ LLP। तो जो बाकी पार्टनर्स है ना वो मौज करते हैं, वो फ्री है, बट जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना भाई, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा डॉक्यूमेंट का फाइल होने हैं, क्या रिक्वायरमेंट लीगल हमें पूरी करनी है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी की पूरी काम करने की। टैक्सेशन LLP के ऊपर, LLP हैज टू पे नो सरचार्ज, कोई सरचार्ज नहीं देना होता। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना होता, और वेल्थ टैक्स। सो LLP के ऊपर काफी सारी छूट गवर्नमेंट ने दे रखी है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज है भाई, LLP की लायबिलिटी और उसके पार्टनर की लायबिलिटी कुछ केसेस में अनलिमिटेड भी हो सकती है। टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोसीजर चलता है लंबा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, एसेट कंट्रीब्यूशन, कैश और एनी एसेट कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर आर नॉट रिटर्न टू कंटिन्यूइंग पार्टनर अनलेस मेंशन्ड इन LLP एग्रीमेंट।
तो जो भाई जो दे दिया ना आपने एलएलपी को, वो एलएलपी का हो गया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आपने एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ और लिखवा लिया हो। ओनरशिप राइट्स कैनॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। कन्वर्जन, एक फर्म, एक प्राइवेट कंपनी या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट टू एलएलपी अनलेस सारे पार्टनर या शेयर होल्डर एग्री ना करें। वो करेंगे तो कन्वर्जन कर सकते हो। डेजिग्नेटेड पार्टनर की लायबिलिटी भाई बहुत सारी है, उस बेचारे के ऊपर तो बहुत सारा बर्डन है, सारे कंप्लायंसेस देखने हैं, सारी पेनल्टीज वगैरह सब देखना है उसको, वो बड़ा बड़ा पंगे में रहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर इस एलएलपी के अंदर। उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है एज पर लीगल रूल है। एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो सीक्रेसी कहीं ना कहीं नहीं रहती है, ठीक है। नो एक्सेस टू पब्लिक मनी, एलएलपी हैज टू फंक्शन फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, पब्लिक से कोई पैसा नहीं ले सकती एलएलपी। अब कैसे काम करेगी भाई, जो पार्टनर्स हैं वो जो पैसा देते हैं उसी के थ्रू एलएलपी काम करती है, ठीक है।